हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, इससे प्रीवियस अपन फर्स्ट लेक्चर की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे अगर हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हो। और हमने सबसे पहले तो बेसिक सीखा था। बेसिक में क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फिर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, अगर कोई एक्सप्रेशन हमको दिया हो तो किस तरीके से हम पहचानेंगे हाँ यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये सारी बातें अपन प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हैं। ओके, अगर देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड लेक्चर की तरफ। सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन दी हो तो उसके सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी सॉल्यूशन फाइंड करने के अलग अलग मेथड हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, यहाँ पर भी इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मेथड पढ़े उसी तरीके से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी मेथड पढ़ने हैं। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 भी मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छी लगेगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आइए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से ही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या मेथड उसके हो सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसमें अपन पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब समझते हैं कि उस इक्वेशन के क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि हम लोग उसको फैक्टर के द्वारा, फैक्टर आप समझते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हम पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में पढ़ा चुके हैं, है ना, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने हमारा रियल नंबर का चैप्टर देखा हुआ है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। x² - 3x - 10 = 0 मेरी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, हमने बेसिक चर्चा जो की थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन निकल के आते हैं उनको हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो हमको इक्वेशन क्या दी है, सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे x² - 3x - 10 = 0। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो सब लोगों को याद होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये बातें आप सभी को याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमको इसको फैक्टराइज करना। अब देखिए फैक्टराइजेशन में कुछ स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप वाइज अगर आप लोग समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। अब आप अगर देखें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1। अच्छा, ये क्या है, a
बी, ये दोनों क्या हैं, हमारे कोफिशिएंट है। हम ऐसा बोल सकते हैं, या बोलेंगे कोई कांस्टेंट नंबर, क्या बोलेंगे कि कोई कांस्टेंट नंबर है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम बोलते हैं ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये बातें मैं सारी पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। अच्छा, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेप फर्स्ट हमारा यही है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाएंगे और इसका मल्टीप्लाई सी से करेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 को मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को उठाएंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में सी की जगह पर क्या है, माइनस का 10 है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा, 10 1 जा 10। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, b स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन b की जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है, 3, और वो भी कैसा 3, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे x के इसको फर्स्ट स्टेप में बात समझ में, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम x के कोफिशिएंट को लेंगे और इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे। इसके क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 3 आए। ठीक है, मतलब कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 3 आए। 10 के हमको फैक्टर करने हैं, किसके फैक्टर करने हैं, 3 के नहीं, 10 के फैक्टर करने हैं। और किसको ध्यान में रखते हुए, b के कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए। सेकंड स्टेप है, बात आपको समझ में आई, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, आपको b के कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, 10 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 3 आए। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करने पे आपका 10 है। तो आइए फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। 10 के फैक्टर करिए तो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, एंड यहाँ पे जाएगा ये कितनी बार में, 5 1 जा 5। ये फैक्टर आपको मन में करना है। ठीक है, ये फैक्टर आपको क्या करना है, मन में, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 5 × 2, कितना आ गया, 5 × 2। ये फैक्टर आपको मन में करने हैं, इसको आपको दिखाना नहीं है। बस अब आपको ये जो 5 × 2 आपके फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पे जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, और हाँ, इस साइन, ये साइन और इस साइन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर ये साइन निगेटिव में है तो जो नंबर आप यहाँ रखेंगे वो कैसा रखेंगे, माइनस करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू होगी। और अगर यहाँ पे प्लस है तो आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, हमने फैक्टर किया, फैक्टर क्या आया, 5 और 2। अच्छा, मैं अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 10 तो आ जाता है, लेकिन हमसे ये भी बोला है स्टेप 2 में, क्या बोला है कि 5 और 2 के मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 10 तो आ गया, मतलब इसके फैक्टर में को मल्टीप्लाई करने पे 10 तो आ गया, लेकिन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 3 भी आना चाहिए। या तो आप उसको ऐड करिए या तो सब्ट्रैक्ट करिए। अब मैंने बोला आपको कि आप कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कब ऐड करेंगे, वो आप इस साइन को देख के करेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 तो नहीं आने वाला। अगर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, 5 में से 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, और वो भी कैसा 3 आएगा, प्लस का। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में कौन सा 3 है, माइनस का 3 है। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, हम 2 - 5 करेंगे। अब जाएगा तो 5 में से 2, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। ये तो आप बचपन में सीख चुके हैं ना कि कभी भी अगर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है। ओके, ये चीज़ तो आपको पता है। तो यहाँ देखिए, 5 बड़ा नंबर है, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा जो आंसर -3, यानी कि यहाँ पे जो हम फैक्टर तोड़ेंगे वो कौन से फैक्टर तोड़ेंगे, 2 - 5। आई होप आपको ये दोनों स्टेप समझ में आ गए। फर्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई, फिर फैक्टर करके जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। अब देखिए मैं करता हूँ इसका, तो x² माइनस का यहाँ से हो जाएगा 2 - 5 x - 10 = 0, ये हो गया।
एक्स स्क्वायर, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 10 इक्वल टू में 0, ये बन गया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन कौन दिख रहा है, x, इसको आपने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ पे x कॉमन लिया तो माइनस का 2 बचा, ये आपका बच गया एक ब्रैकेट में। प्लस में आप यहाँ से क्या कॉमन लें, अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसको कॉमन लेने पे वही आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, अगर वो नहीं आया तो आपके फैक्टर गलत हैं। ओके, ये चीज़ आप इस तरीके से आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग होगा आपको समझाने के लिए, ना तो ये करने में मेरे लिए 2 मिनट का है, 2 मिनट से भी कम, क्या 1 मिनट ही लगेगा, ठीक है। तो करने के लिए तो मेरे लिए छोटा है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ताकि आपको अगर एक बार में समझ में आ गया तो आप ये सारे जितने लिखे हैं ना, इनको करने में 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, आप तुरंत आंसर बता देंगे। इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ। ओके, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझते जाइए। अब देखिए मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो इधर बना है वही हमारा इधर बन जाए, यानी x माइनस 2 हमको इधर भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, वो भी कैसा, प्लस का, तो देखिए यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचा क्या, x, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 × 2, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, और ये माइनस का साइन था तो माइनस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए x माइनस 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे बचा क्या हमारा x प्लस 5, इसको इस तरीके से लिख देंगे, इक्वल टू में 0 कर देंगे। यही हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब यहाँ से हमसे बोल रहा है x की वैल्यू बताइए, तो x की 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक 2 आएगी एंड x की एक वैल्यू माइनस का 5 आएगी। तो इसके रूट्स क्या हो गए, -5 एंड 2, ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के रूट। तो आइए चलती है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि इसी का दूसरा क्वेश्चन। मैं आपको देखिए, आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगी या इसमें, मैं एक और बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स निकल के आने, चलिए इसको नोट करिए फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग सेकंड वाला तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, सेकंड वाला आप कर सकते हैं। मैं थर्ड वाला बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे रूट को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रूट को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जैसे ही रूट आता है बच्चे डर जाते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो जो मैंने पहला स्टेप बताया था, वहाँ से आपका रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे, अगर मैं थर्ड सॉल्यूशन, मतलब थर्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो इक्वेशन क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 इक्वल टू में 0। ये बात आपको समझ में, ये इक्वेशन है हमारी। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था, x² के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 √2 एंड √2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, एंड 5 × 2 मिलकर क्या बना देगा, 10 बना देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी नहीं है इक्वेशन के अंदर, ये आपको मन में रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ये रूल है। यहाँ से अगर आप लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फैक्टर आपको उसी का करना है। मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया क्या, 10, फैक्टर आपको इसी का करना है, फैक्टर 5√2 का नहीं करना है, फैक्टर आपको किसका करना है, 10 का ही करना है। लेकिन इसको यहाँ पे लिखना नहीं है, इसको मन में ही रखना है। बात समझ में आई, ये हमारा रूल है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है। अब 10 आया और 10 का अब हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही का 10 का ही तो फैक्टर किया था। बताइए कितना आया था, 5 × 2, यानी कि 5 और 2 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो क्या आता है, नंबर 10। अच्छा 10 तो मिल गया, लेकिन हमसे बोला ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 है। अच्छा सब्ट्रैक्ट करने पे तो 7 आएगा नहीं, ऐड करने पे ही 7 आएगा। तो हम क्या करें, अगर 5 + 2 कर दें तो 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, √2x² प्लस का, ठीक है, 5x + 2x, ठीक है, प्लस 5√2 इक्वल टू में 0। इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने क्या किया, x का अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा √2x, ओके, प्लस 5, ये बचेगा। इतनी बात समझ में आई।
अच्छा, अगर मैं यहाँ से, अब मुझे ब्रैकेट के अंदर यही वाली वैल्यू बनानी है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ? यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा क्या? √2x प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से एक हमारा आ जाएगा x प्लस √2 और यहाँ से एक आ जाएगा √2x प्लस 5। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर हमसे x की वैल्यू पूछता है, ये दोनों हमारे फैक्टर आ गए, किसके? इसके। अगर यहाँ पर मुझसे x की वैल्यू पूछता है, यानी रूट पूछता है, तो हम बोलेंगे एक रूट आया इसका -2 एंड एक रूट आ गया इसका माइनस का 5/√2। ओके, तो ये हमारे रूट्स निकल के आ गए इसके। हम बोलेंगे ये क्या है? इसके सॉल्यूशन। तो देखिए कितना सिंपल सा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कितने आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नोट करिए। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये एलसीएम वाला, कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे एक बार। बस देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ करना क्या है। आपको ये 1/8 यानी फ्रैक्शन दिख रहा होगा। अब बोलेंगे सर हम फ्रैक्शन के कैसे फैक्टराइजेशन करें? अच्छा, फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तब भी 1/4 आ रहा है। फ्रैक्शन बनना है सर, फ्रैक्शन बनना है तो हम कैसे करें? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन बनना है तो आप क्या करिए, पहले इस 8 का एलसीएम ले लीजिए, मतलब इस 8 का एलसीएम लेंगे तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो सबके अपॉन में 8 आ जाएगा। इस 8 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 8 खत्म हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे करके अच्छा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 2x² माइनस का x प्लस 1/8 है इक्वल टू में 0। इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 आएगा इक्वल टू में 0। अब इस 8 का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे आप इस तरीके से, तो ये 8 0 में चला जाएगा। तो जो इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन के आप इसी तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस जो आएगा 16 आएगा। 16 के ऐसे फैक्टर आपको करने कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए। ओके, तो 4 4 जा 16, 4 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब? हाँ, 8 आ जाएगा। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। चलिए तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन एग्जाम्पल 1। आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम, उनसे आपको इक्वेशन फॉर्म करके दे दिया है। आपसे बोला है आप उनके सॉल्यूशन बताइए, यही तो बोला है। इस इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है, ये आपकी सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है। आपको क्या करना है? बस इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यही तो करना है। अभी इससे पहले हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, तो भाई उसने बना के तो हमको दे दी, उसने हमको बना के दे दी, लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं आता। अब उसने बोला आप सेकंड लेक्चर में सॉल्यूशन सीख चुके हो तो आप हमको बना के दे दो। ओके, चलिए तो अभी हमने सीख लिया कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। तो अब हम क्या करेंगे? उसको बना के देना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उससे आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, जॉन एंड जामंती वाली, ठीक है। तो वो आप लोग जब देखेंगे तो उससे यही इक्वेशन फॉर्म करेंगी। आप लोग एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, वैसे उसमें ट्राई मतलब कि सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दी है x² माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बोला? इसका कोफिशिएंट 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो 324 आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको इसका ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 45 आए। तो आप कैसे करेंगे इसका? भैया जल्दी से करिए, 2 से ले जाइए तो 2 से जाएगा कितनी बार में? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से ये जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ से फिर से जाएगा कितनी बार में? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर से ये जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। फिर ये जाएगा कितनी बार में? 3 बार में, ठीक है। फिर ये जाएगा 1 बार में। तो ये आ गए। अब हमको क्या करना है? इनको ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ठीक है, हमारा ये बने एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बने। तो हम देखिए इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, यही तो बोलेंगे।
और 12 3 जा 36, ठीक है, एंड 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे बना 36 एंड 9, तो 36 एंड 9 हमारे ऐसे फैक्टर बने, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते, देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 6 जा कितना होता है भैया 54, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, एंड यहाँ से 9 3 जा 27 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से 32 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो 324 आ रहा है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमारा क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर मैं 36 में 9 को ऐड करता हूँ, अगर मैं 36 में 9 को ऐड करता हूँ तो हमारा 45 आएगा, लेकिन ये 45 कैसा आएगा, प्लस का, लेकिन यहाँ पे कैसा दिया है, माइनस का। ये माइनस साइन देखिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का। बात एकदम समझ में आती है अच्छे से। तो देखिए इसके फैक्टर अपन ने निकाल लिए हैं, तो ये बात आपको दिखानी नहीं है, ठीक है, ये बात आपको मन में ही फैक्टर करना है। बात समझ में आती है। चलिए, तो मैं इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ से हो जाएगा 36x माइनस 9x, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, है ना, प्लस 324 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, जल्दी से बताइए, यहाँ बचेगा x माइनस 36। अगर मैं यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 36 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो फैक्टर आ गए वो x माइनस 9 एंड x माइनस 36, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ गए, 9 एंड 36। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से, ये हो गया सॉल्यूशन इसका। इसी तरीके से आप लोग सेकंड वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला आप लोग ट्राई करिएगा, फर्स्ट वाला मैंने कर दिया है, ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत आप करेंगे, थोड़ा बहुत मैं करूँगा। मैंने आपको क्या सिखाना है, कॉन्सेप्ट। मुझे आपको क्या सिखाना है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर रूट फाइंड करना। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी जब आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके ऑलवेज, हमेशा और हमेशा 2 सॉल्यूशन ही आएंगे। बात समझ में, ऐसा नहीं होगा कि उसके एक सॉल्यूशन आया। एक सॉल्यूशन कब आता है, जब लीनियर इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके हमेशा 2 सॉल्यूशन आएंगे, ओके। बात इतनी समझ में आती है अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है, और वर्ड प्रॉब्लम तो हम लोग एकदम अच्छे से सॉल्व करना सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। हमसे बोला फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 है, बट प्रोडक्ट क्या है, 182। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखिए रूट किसके आते हैं, तो रूट किसके आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होगी, हालांकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करेंगे, आइए वो देखते हैं। यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन अपन करेंगे तो हमसे बोल रहा है 2 नंबर हैं, कैसे, कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं जिनका सम करने पर 27 आता है एंड मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। हमने सपोज किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछा जाएगा वही हम सपोज करेंगे। तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, तो हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x। अच्छा, अगर हमने फर्स्ट नंबर x माना है, ठीक है, और इन दोनों का सम करने पर, पहला नंबर और दूसरे नंबर का सम करने पर 27 आता है। अगर हमने पहला नंबर x मान लिया तो जो दूसरा नंबर आएगा वो क्या 27 माइनस x नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर मेरा 27 माइनस x नहीं होगा, 2 नंबर को सम करने पर ये आ रहा है। तो हमने सेकेंड नंबर क्या लेट कर लिया, सेकेंड नंबर हमारा क्या बन गया भाई साहब, 27 माइनस x, ये बन गया। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अगर इन दोनों नंबर्स को सम करते हैं तो कितना आता है, 27। देखिए x, ठीक है, प्लस 27 माइनस x इज इक्वल टू में 27, देखिए आ रहा है।
लेकिन दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोला, इसका प्रोडक्ट करने पर 182 आता है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होगी और वहाँ से हमको दूसरा नंबर में मिल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हमसे क्या बता रहा है कि अगर हम ये दोनों नंबर मिल गए x और x माइनस 27, सॉरी 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस एक्स, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, 182। बात समझ में आई? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते तो कितना आएगा, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ सिस्टमेटिक। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर को उधर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, हमको पहला स्टेप, अब सॉल्व करना तो आपको आता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 182 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, हमारा 27 एंड मल्टीप्लाई करने पर 182 है। अब मैंने क्या बताया था, ये वाला साइन अगर प्लस तो ऐड करेंगे और ये वाला साइन अगर माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि हमको बड़ा साइन कौन सा लेना है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो दो माइनस माइनस नंबर को ऐड कर देंगे, बात समझ में आती है, लेकिन ऐड ही करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब अगर यहाँ से देखें तो 182 के फैक्टर करते हैं अपन। 182 के फैक्टर करिए आप, कितना आएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 13 7 ज़ा, है ना, फिर 7 1 ज़ा, बोलेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करिए तो 17 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 इंटू 13। अगर 14 एंड 13 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, कितना आता है, ये आता है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए 27 आएगा, 4 3 7 एंड 1 1 2 27। अब देखिए लेकिन आप इनको जब ऐड करेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस 14 एंड माइनस 13, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस, लेकिन दोनों ऐड ही हो रहे हैं ना, साइन क्योंकि क्या है, माइनस में दोनों नंबर है तो माइनस का आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। इतनी बात आपको समझ में आई, फैक्टर करना सीख गए। चलिए x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा x माइनस 14, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या कॉमन लेंगे बताइए, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14। देखिए ध्यान से, यही तो बचेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमारे पास फैक्टर क्या है, मैं इसको रफ कर सकता हूँ, चलिए मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए मैं यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा x माइनस का 13 एंड x माइनस का 14, और ये इक्वल टू में 0। ठीक है, अब जब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे 0 का तो एक वैल्यू आएगी x की 13 एंड एक वैल्यू आएगी x की 14। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे फाइंड करना है कौन सा नंबर, पहला नंबर है सेकंड नंबर, तो x की वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर हमको क्या मिला, अगर मैं पहला नंबर 13 लेता हूँ, अगर मैं पहला नंबर 13 लेता हूँ तो मुझे सेकंड नंबर क्या मिलेगा 14। अगर मैं पहला नंबर 14 लेता हूँ तो मुझे सेकंड नंबर क्या मिलेगा 13। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैंस नंबर इज 13 एंड 14। ठीक है, अगर आप 13 एंड 14 को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो 27 आएगा, एंड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका 182 आएगा। बात एकदम समझ में आती है। अच्छा मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, हालांकि आप लोग यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन देते हैं, वो इस ट्रिक को बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए जिनको बोर्ड में नंबर पाने हैं उनको तो ये चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे लिखने के नंबर मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन में लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। कंपटीशन में आपका दिमाग कितनी तेज़ चल रहा है, आपका माइंड कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, उसके नंबर मिलते हैं, क्योंकि उतनी तेज़ी से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ सेकंड्स मिलते हैं, मिनट्स नहीं, कुछ सेकंड। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि 25 से 30 सेकंड, ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है लगभग। ठीक है, तो इतने टाइम में इतना सारा अगर आप प्रोसेस करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे।
नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे हमने जो अभी ट्रिक बताई ना, हमने क्या किया, 182 का फैक्टर किया था। अभी ध्यान दीजिए, तो आप अगर ये इक्वेशन बना लिए तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 182 का फैक्टर करिए। अब जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर इसका कितना आया था, 13 और 14। तो बस यही जो इसके फैक्टर है ना, यही इसके आंसर हो जाते हैं। बात समझ में आई, जो इसके फैक्टर हैं यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी। देखिए वही तो आंसर आ रहा है ना, 13 और 14 जो इसके फैक्टर निकल के आए थे। बात समझ में आई। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं, उनको इतनी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं जो डायरेक्ट कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ। क्यों मैं क्वेश्चन नंबर 4 क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ, मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं बड़े ही आराम से। मैं अच्छा बोल देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको क्या करना है, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं जिनका स्क्वायर करके सम करने पर आंसर क्या आता है, 365 आता है। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, आपको मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताया था। जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 2, और ये कब आता है, जब हम 1 में 1 ऐड करते हैं। तो हम पहला नंबर क्या मान लेंगे, x, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा, x + 1। इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे। ठीक है, तो क्या आता है हमारा, जल्दी से बोलिए, 365 आता है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ, अब थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाली है जो आप लोग सुन चुके हैं शायद। ठीक है, और इसका प्रूफ भी आता है, इसका प्रूफ भी आता है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 9th क्लास में आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। हालांकि अभी आप लोग इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की वन साइड 90 डिग्री है तो आप उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसको आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये होता है आपका बेस एंड ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम ऐसे भी पी से भी दिखाते हैं। हाँ, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको अपन एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि बोले ये परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बोले। ओके, आपसे बोल सकता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी बोल सकता है। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलिए, तो बोला द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस एंड if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर 2 साइड्स। देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको समझना है। आपसे बोलना है आपका जो एल्टीट्यूड है, यानी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कम है किससे, बेस की वैल्यू से। मतलब अगर बेस की वैल्यू अपन x मान लें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 7। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई ना, अरे आ गई भाई साहब, बिल्कुल आ गई। देखिए अगर मैं यहाँ पे मानता कि इसकी वैल्यू मान लो, सपोज कर लो 13 थी बेस की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बोल रहा है कि इससे 7, मतलब बेस की वैल्यू से 7 कम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है बताइए, 13 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही तो करते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाती। इसी तरीके से हमने मान लिया, हमको बेस की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो बेस की वैल्यू का क्या है, बेस की वैल्यू का 7 लेस है। तो हम बोलेंगे, हमने सपोज कर लिया लेट, यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, लेट बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली, x, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूँ, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 7 होगी कि नहीं होगी। बस आपका आंसर आ गया। आपसे यही दोनों चीज़ें तो पूछा था, और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी आपको 7 सेंटीमीटर कम दिया है, तो मतलब कि ये जो बेस एंड परपेंडिकुलर निकल के आएगा ये 7 मतलब सेंटीमीटर में ही निकल के आएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको अगर हाइपोटेन्यूज दिया है, पर बेस है एंड परपेंडिकुलर है, इन दोनों साइड्स की वैल्यू पूछा है अगर आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं भाई साहब। देखिए पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है x का स्क्वायर। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आएगा इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना प्लस का 49 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14x, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर लेके आता हूँ, मतलब मैं इस वैल्यू को उधर लेके जाता हूँ, तो देखिए होगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, प्लस का 49 एंड माइनस का 169। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 169 में से आप 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2 एंड ये 1 यानी 120 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए, तो मैं क्या करूँ इन दोनों की जगह पर 120 लिख दूँ सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट, तो ये आएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इक्वेशन में कोई भी चीज़ कॉमन दिख रही हो तो आप वहाँ से कॉमन करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। तो यहाँ से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, देखिए कैसे, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बचेगा कि नहीं बचेगा, इक्वल टू में 0। अब ये इक्वल 0 के हो जाएगा तो यहाँ से इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा और 60 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आए एंड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, हाँ 7 है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा पहले 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6 0 आ गया, फिर ये किससे जाएगा फिर से जाएगा तो 15 आ जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल दूँ, मैं यहाँ से क्या बोल दूँ 2 2 जा 4 3 5 जा 15, 15 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और 15 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा फैक्टर हमको करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, अब इसको हम लोग ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है, जल्दी से बताइए, हाँ 12 होता है। अच्छा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, अच्छा और 12 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 60 आता है। तो देखिए हमने तोड़ दिया इसको, हम क्या बोलेंगे 12 और 5 इसके फैक्टर हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 7 आएगा। अब देखिए 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7, और देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे यहाँ पे लाना है हमको माइनस का 7, हमको क्या लाना है माइनस का 7, तो हम क्या बोलेंगे 5 माइनस 12 कर दीजिए, 5 माइनस 12 कर दीजिए, माइनस का 7 आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x ऐसा बोलूँगा माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 60 इज इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू आएगी 12 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से, नहीं आई, आ गई ना। तो x की वैल्यू ये माइनस का 5 है, इसको कर देंगे निगलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमसे बात किसकी कर रहा है, इसकी लेंथ की बात कर रहा है, और जहाँ पे लेंथ की बात करेगा वहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12, हम बोलेंगे यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12, और यहाँ से बोला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू उससे 7 कम है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 12 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी आएगी 5,
बात समझ में आ गई। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 5, इसकी वैल्यू मिल गई आपको 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। बात समझ में आती है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। A cottage industry produce a certain number of poetry, ठीक है, आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि बोल रहा है एक हमारी कुटीर उद्योग की इंडस्ट्री है जो क्या करती है, जो हमारा घड़े बनाती है। घड़े का मतलब मटके, ठीक है, पोएट्री का मतलब मटके बनाती है एक दिन में, ठीक है, कुछ मटके बनाती है। आपसे बोल रहा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on a day। आपसे बोल रहा है कि वो एक दिन में जितने मटके बनाती है, ठीक है, उनका प्राइस, एक मटके का प्राइस कितना है, जितने मटके वो बनाती है, ठीक है, उसका ट्वाइस करके उसमें 3 क्या कर दो, ऐड कर दो। उसका ट्वाइस करके मतलब कि हमने बोल दिया अगर एक दिन में वो कितने मटके बनाती है x, तो उसकी जो कॉस्ट है, एक मटके की जो कॉस्ट है उसके मतलब कि नंबर्स में जितने मटके उसने बनाए, कितने बनाए x, उसके नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 उसमें ऐड कर दो, ये उसकी कॉस्ट आती है। बात समझ में आ रही है। ये क्या है आपके नंबर ऑफ मटके, यानी कि हम बोलेंगे पोएट्री, ठीक है, नंबर ऑफ पोएट्री कितनी है इसकी x, और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, एक पोएट्री की यानी एक मटके की कॉस्ट कितनी आ रही है 2x + 3, यानी उस जितने मटके बने उतने में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दो तो उसकी कॉस्ट आ रही है। तो आपसे बोल रहा है इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि अगर एक दिन में जितने भी मटके बनते हैं उनकी टोटल कॉस्ट अगर 90 रुपीज़ है तो बताइए कितने मटके बने और हर एक मटके की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो हमने देखिए क्या है, हमसे अगर जो चीज़ पूछा जाएगा हम वही क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पोएट्री एंड उनकी कॉस्ट। तो देखिए हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ मटके यानी कितने x हैं एंड एक मटके की कॉस्ट कितनी है ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, एक दिन में जितने मटके बने, एक दिन में जितने मटके बने उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 पेन की कीमत कितने रुपए है, मैं बोलूँ 20 रुपीज़ है, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी 10 रुपीज़, सॉरी 2 रुपीज़ होगी कि नहीं होगी। मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, अरे बोल सकता हूँ भाई कि अगर 10 पेन 20 रुपए के हैं, ठीक है, तो एक पेन कितने रुपए का होगा भाई 2 रुपए का होगा, ऐसा ही तो बोल सकता हूँ। या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, अगर एक पेन 2 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे 20 रुपीज़ के। अब देखिए यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर उसने कितने बनाए, इतने, टोटल उसने कितने घड़े बनाए x घड़े बनाए, एक का प्राइस कितना है 2x प्लस का 3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। अरे भैया कोई सामान है, एक नंबर की कॉस्ट देखिए, आप देखिए एक पेन की कीमत 2 रुपये, तो 10 पेन की कीमत, अरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें तो कितनी आ जाएगी 20। ये बात समझ में आई। तो वही मैं कर रहा हूँ, एक मतलब कि यहाँ से बोला x मटके बने हैं, एक मटके की कीमत कितनी इतनी, तो x मटकों की कीमत इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी दी है 90 रुपीज़। तो हमसे पूछा क्या है, कितने मटके बने यानी x की वैल्यू और उनकी कॉस्ट, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2x² ये आ गया प्लस का 3x = में 90, ये बनी इक्वेशन। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 = में 0। यहाँ से इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 180 आएगा ना। अब 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 180 के हमको क्या करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई या फिर ऐड करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 180 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया हमारा 3 आए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए
फैक्टर करते हैं, 2 9 ज़ा 18, फिर से ये जाएगा कितने से, 3 से जाएगा, ये 3 ज़ा 9 है ना, या फिर 2 से ही चला जाएगा, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके फैक्टर क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा कितना आया 9। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 आता है, लेकिन क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा? अगर मैं 20 में से सॉरी 4, ये 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, अगर मैं 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या 3 आएगा? नहीं आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 180 ज़रूर आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए, हमारा ऐसा फैक्टर आए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे कितना है 180 आए। जल्दी से बताइए क्या होगा। अरे भाई बताइए फटाक से, कर पाएँ? फैक्टर नहीं कर पाए आप लोग? अरे देखिए इसको बस केवल ब्रेक ही तो करना है, इसको क्या करना है, ब्रेक। अब हमने देखिए इस तरीके से किया तो वो नहीं आया, हमको पेयर नहीं बना। अब देखिए कैसे पेयर बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ आप ही को सोचनी पड़ेगी। मैंने क्या किया था, पहले इसका इससे, इसका इससे, मतलब कि ऐसे टुकड़ों में डिवाइड किया था, 2 × 2 × 5, ठीक है, एंड 3 × 3 इन टुकड़ों में डिवाइड किया था। तो भाई मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर क्या मैं 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हमारा 3 आएगा? नहीं आएगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। जबकि हमको ऐसे ही फैक्टर करने हैं कि भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए बट मल्टीप्लाई करने पे 180 आए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से ऐसा कर दूँ कि 3 3 ज़ा 9, मैं यहाँ से क्या कर दूँ 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा ऐसे, सॉरी ऐसा बोल दूँ 3 5 ज़ा 15, मैं क्या बोल दूँ 3 5 ज़ा 15, यानी 3 × 5 का पेयर बना लूँ और एक मैं क्या बना लूँ 2 × 2 × 3 का पेयर बना लूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया और 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो गया। तो 15 में से 12 को जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 3 आ जाएगा। देखिए 15 में से 12 गया तो कितना आ गया 3। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर आपको मिल गए ना, क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया 15 - 12, और 15 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = में 0। अब देखिए यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे, या 2 तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, x, क्या कॉमन लेंगे x। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2x + 15, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, माइनस का 12 कॉमन लेंगे, या फिर कितना कॉमन लेंगे बताइए, यहाँ से आप कितना कॉमन लेना चाहेंगे, हाँ यहाँ से आप 6 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस का 15, या फिर प्लस का 15, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस आप लोग ने कॉमन ले लिया तो ये माइनस यहाँ से भी तो कॉमन आएगा, तो प्लस का 15 = 0। तो एक वैल्यू हमारी आई x माइनस का 6 = 0, और एक आई 2x प्लस का 15 = में 0। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है x = -15/2। इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये कैसी आ रही है, माइनस में, और कॉस्ट कभी निगेटिव होती है क्या, नहीं, कॉस्ट हमारी माइनस में तो चलेगी नहीं। तो x = 6, यानी कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स, ये x की वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, मटके, तो मटके क्या माइनस में चलेंगे क्या, या उनकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कि 15/2, भैया 7.5 मटके बने एक दिन में, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कर देंगे निगलेक्ट। एक दिन में कितने मटके बने भाई, 6 मटके बने, ठीक है। और एक मटके की प्राइस क्या है, बोला गया जितने मटके बने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो। तो यहाँ से जो मटके की प्राइस आई यानी कॉस्ट आई वो कितनी, देखिए मटके कितने बन गए 6, x की वैल्यू 6 आ गई एंड कॉस्ट कितनी आ गई 6 दूनी 12 3 15, यानी एक मटके की कीमत कितनी है 15 रुपये। पूरे दिन में 6 मटके बनते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट उसकी आ जाती है 90 रुपीज़। बात समझ में आई ना, बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो एकदम ध्यान से ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान देना है, जो आपसे पूछा जाए वो आपको लेट करना है और सारी चीज़ें आपको दिमाग लगा के एकदम अच्छे से करनी है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है स्टूडेंट्स कंप्लीट, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर या अच्छा लगा हो
वीडियो में मज़ा आई हो और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मैं आशा करता हूँ आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा इस बार का, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।